आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री का लेसन 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। आज से काफ़ी समय पहले की अगर बात की जाए तो उस समय मुद्रण संस्कृति प्रचलित नहीं थी। उस टाइम लोग क्या करते थे, हाथों से लिखा करते थे और हाथ से लिख कर के ही सभी किताबें छापी जाती थी। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ। एक गुटेनबर्ग नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन बनाई जिसके जरिए प्रिंट करना शुरू किया गया। और आज हम लोग अपने घर के आसपास अगर देखें तो किताब, पत्र पत्रिका, अखबार, तस्वीर, नकल, बहुत सारा चीज को हम लोग अपने घर के आसपास देखते हैं। तो ये सब साहित्य का स्टार्टिंग कैसे हुआ, क्या शुरू में ही सभी लोग शुरू में लोग पहले कलम से लिखा करते थे, फिर कैसे ये बदलाव हुआ, मुद्रण संस्कृति का आरंभ कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे पास इतने अत्याधुनिक मशीन है जिसके जरिए हम एक रात में हजारों किताबें छाप सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो आदमी लिखने का काम करते थे, उनको सुलेखनवीस कहा जाता था या फिर इन्हें नकलनवीस के नाम से भी जाना जाता था। ये लोग सिर्फ़ लिखने का काम करते थे और उस वक़्त किताबें वो काफ़ी महँगी हुआ करती थी और बड़े घर के लोग के बच्चे या राजाओं के बच्चे ही इसे पढ़ पाते थे। अन्य लोगों के लिए इन्हें पढ़ पाना संभव नहीं होता था। इसके अलावा नकल करने में कभी-कभी गलतियाँ भी हो जाया करती थी, वर्ड का मिस्टेक भी हो जाता था और जो किताब का मूल संस्करण था, उसकी प्रतियाँ बनते-बनते बिल्कुल पहले वाले से बिल्कुल अलग हो जाती थी। यहाँ पर एक आपका दिया हुआ है, प्रिंट के आने से पहले पुस्तक का निर्माण अखलाक-ए-नासिरी 1595 में किया जा रहा है। इसमें भारत का एक शाही वर्कशॉप, भारत में छपाई आने से पहले पाठ को पहले बोलकर लिखाया जाता था। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? तो चीन, जापान और कोरिया। ये क्वेश्चन बीपीएससी का एग्जाम में मेरा आया था कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ लगी थी, तो उसमें एक ही देश का नाम पूछा था, तो चीन। ध्यान रखिएगा। हालांकि ये विकसित कहाँ हुई है? चीन में, जापान में और कोरिया में। और तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। कब? 594 ईस्वी में। तो अगर पूछा जाए किताबें सबसे पहले कब छापी गई, तो 594 ईस्वी में छापी गई। कहाँ छापी गई? चीन में। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। पहले क्या होता था, एक ही साइड लिखा जाता था, एक ही साइड छपाई होती थी। उस शैली को एकॉर्डियन शैली भी कहा जाता था। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, किताबों को लिखने वाले को सुलेखन या खुशनवीसी भी कहते हैं। ये हाथों से बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा करते थे और एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। मतलब सबसे ज्यादा लिखने का काम कौन करता था? चीन के लोग करते थे। और यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी और चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें भी छपवाया करता था। धीरे धीरे काफी कुछ बदलाव भी होते चले गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब इन सब बदलावों का असर क्या हुआ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है, पढ़ना एक सगल बन गया। मतलब बहुत सारे लोग जो है पढ़ने को बहुत अच्छा मानने लगे, बहुत सारी रोमानी नाटक, साहित्यिक कृतियां आदि लिखी जाने लगी। पश्चिमी शैली के स्कूलों को पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। मतलब प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन बना था? संघाई बन गया था। उसके बाद छपाई की तकनीक को लेकर के कौन आए थे? तो चीनी बौद्ध प्रचारक आए थे। कहाँ पे? जापान आए थे। उसके बाद जापान में मुद्रण की शुरुआत हुई। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई है? चीन में स्टार्ट हुई है। और जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे हुए चित्र भी है। तो अगर पूछा जाए जापान में सबसे पहले कौन सा किताब छपा, तो उस किताब का नाम डायमंड सूत्र है। कब छपा था? 868 ईस्वी में छपा था। आगे है आपका दिया हुआ, जापान की राजधानी को पहले एदो के नाम से जाना जाता था, बाद में उसका नाम तोक्यो पड़ गया। जापान की राजधानी को एदो नाम से जाना जाता था और बाद में उसका नाम क्या पड़ गया? तोक्यो पड़ गया। ये ध्यान रखना है।
बहुत सारी जगह पर शहरी इलाकों में चित्रकारी काफी ज्यादा फेमस होती चली गई। फिर आता है आपका 13वीं शताब्दी में के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। तो अगर पूछा जाए बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह का नाम क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ का कोरियाई संग्रह का नाम त्रिपिटिका कोरियाना है, ध्यान रखिएगा। और इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था और इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। कब? 2007 में। आगे बढ़ते हैं। एक नाम आता है आपका कितागाओ उतामारू। ये 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारू ने उकियो तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान भी किए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए तैरती दुनिया के चित्र किसने बनाए, तो कितागावा उतामारू ने। कब बनाए थे? 1753 में बनाए थे। अब आता है यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे, ये ध्यान रखिएगा। चीन से क्या आ रहा था? रेशम मार्ग और सॉरी चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते पहुंचा। तो अगर पूछा जाए रेशम मार्ग से किसका व्यापार होता था, तो रेशम का, मसाला का और चीनी कागज का। रेशम की मदद से साड़ियां वगैरह बनाई जाती है। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री भी इटली वापस लौटा था। ये भी बहुत कुछ खोज करके लौटा था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, मार्को पोलो कहाँ के थे? तो इटली के थे, ध्यान रखिएगा। कब आए थे? 1295 ईस्वी में आए थे, ध्यान रखिएगा। अब आता है वेलम। वेलम किसे कहा जाता है? तो वेलम कहा जाता है चमड़े से बने लेखन की सतह को वेलम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चमड़े से बने लेखन की सतह को वेलम कहा जाता है। विलासी संस्करण। वेलम मतलब होता है चमड़ा का एक टाइप का पेपर, आप समझ सकते हैं कि चमड़ा के ऊपर लिखा जाना, उसी को बोला जाता था वेलम। तो विलासी संस्करण हमेशा वेलम पर छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। नॉर्मल सा बात है, स्टूडेंट सस्ता वाला खरीदता था। वेलम वगैरह पे कुछ महंगा होता था, जिसके कारण बड़े व्यापारी लोग इसको खरीदते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नॉर्मली एक विक्रेता अपने यहाँ 50 कातिब रखता था। कातिब मतलब होता है सुंदर लिखने वाले को कातिब भी कहा जाता है। तो उस टाइम में क्या होता था, जो विक्रेता किताब बेचता था वो 50 गो कातिब को रखता था, वो किताब लिख करके फिर मार्केट में सेल करता था। इसके बाद आता है 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते, छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र भी छापे जा रहे थे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तक कौन सी है? कोरिया की जिगजी कोरिया की जिगजी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। नहीं, इसमें वो चीज तो दिया हुआ नहीं, इसमें सबके बारे में बताया गया है। 150 बौद्ध भिक्षुओं का भी उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था, तो ये आपका दे दिया है। इसको कब मुद्रित किया गया था? 14वीं शताब्दी के अंत में। अब पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि 2001 में इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भी किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार का कब हुआ, तो इसके बारे में देखिए, किताबें छापने के लिए बहुत ज्यादा तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक चाहिए था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था, काफी थोड़ा महंगा भी हुआ करता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्लॉक लकड़ी का हो गया। हाँ, वुड ब्लॉक लकड़ी का हो गया। उसके बाद जोहान गुटेनबर्ग ने एक नई तकनीक का आविष्कार किया था। कब किया था? 1430 में किया था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और एक बड़ी रियासत में यह पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था। उसके बाद उसने सुनारी वगैरह देखा, बहुत बदलाव की भी बातें देखी, जिसके बाद उसको भी लगा
कि हम भी कोई नया यंत्र बना सकते हैं। और गुटेनबर्ग ने 1448 में अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था और उसने जो पहली किताब छापी थी वह थी बाइबिल, और 180 प्रति बनाने में उसे 3 साल लगे थे। ये बात ध्यान रखिएगा। 180 को प्रति बनाने में उसको कितना साल लग गया? 3 साल। कब बनाया था? 1448 में। किताब छापने का पहला मशीन। ये देख लीजिए, योहान गुटेनबर्ग का चित्र है। 1584 में इनका फोटो लिया गया था। ये फोटो यही है, योहान गुटेनबर्ग। प्रति मतलब तो सर एक प्रति एक किताब। हाँ, एक किताब। और 100 साल के दरमियान में, अगर 100 साल के दरमियान यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे, और 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबें आ गई थी। कितना करोड़? 2 करोड़ मुद्रित। यानी कि नॉर्मल सा बात है, 15वीं सदी आते आते प्रिंटिंग प्रेस काफी ज्यादा बढ़ गया था। और 16वीं सदी में कितना हो गया था? 20 करोड़। ये ध्यान रखिएगा। 15वीं सदी में 2 करोड़, 16वीं सदी में 20 करोड़। अब देखो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस काम कैसे करता था, इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नीचे में प्लाटेन है, ऊपर में हैंडल है, फिर स्क्रू है। इसको एक आदमी बहुत मेहनत से जो है घुमा रहा है, तब जाकर के ये प्रिंट होता था। और प्रिंटेड ब्लॉक प्लेस्ड ओवर पेपर यहाँ पर रखा हुआ रहता था। तो स्क्रू से लगा लंबा हैंडल देखिए, स्क्रू को घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। और गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए थे, और इसी को इधर उधर मूव करा करके ये काम कर सकता था। इसी कारण से इनके द्वारा बनाए गए प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन भी कहा गया था। और यह लगभग 300 सालों तक यही चली थी। और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटा में 250 पन्ना छाप सकता था, एक के साइड, ध्यान रखिएगा। 1 घंटा में 250 पेज। अब आता है सर प्लाटेन क्या होता है। तो प्लाटेन लेटर प्रेस, छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे छाप कर, कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था और बाद में इस्पात का बनने लगा था। ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, यूरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग के बाइबिल से कुछ पन्ने। गुटेनबर्ग ने कुल कितनी प्रति छापी थी? 180 प्रति छापी थी, ध्यान रखिएगा। पर उनमें से 50, अरे बाइबिल वाला 180 था, ठीक है। 3 साल में बना। हाँ, 3 साल में बनाया था, बिल्कुल। लेकिन आइए गुटेनबर्ग, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको देख सकते हैं कुछ हद तक इस तरह का आपको दिख रहा है। क्लियर तो नहीं है फोटो, बट समझ में आ रहा है। और इसका हर पन्ना जो है अलग अलग था, पहले जैसा एकदम नहीं लगता था। आपको फर्क पता चल जाएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का थोड़ा मोड़ा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है। तो यानी कि पहले जो है अलग तरह का सारा काम होता था। कंपोजिटर कौन होते थे? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली क्या होता है? धातु या फ्रेम जिस पर टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? गैली कहा जाता है। ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा। कंपोजिटर इबारत कंपोज करने वाला, गैली एक फ्रेम होता था जिसमें टाइप बिछाकर इबारत लिखी जाती थी। अब देखो, नॉर्मल सा बात है, जब किताबें छपने लगी तो एक नया पाठक वर्ग भी आ गया जो कि इन किताबों को पढ़ना चाहता था। और किताबें सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगे और इसे पढ़ने लगे। और किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी होती थी, और इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभा में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। गाथा गीत किसको बोलते हैं? लोकगीत को। शराब घर, जहां शराब पीने लोग जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग को डर भी लग रहा था छापाखाना से कि भाई इसके कारण क्या होगा, बहस होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी बातों पर कार्रवाई होने लगेगी। इसलिए बहुत कोई इसको स्वागत भी नहीं किया, बहुत कोई डर भी रहा था कि इन किताबों के आने से क्या होगा, अधार्मिक विचार पनपने लगेगा, लोगों में बागी वाले विचार आ जाएंगे। काफी बदलाव की भी बात की गई थी। अब इसी में देखिए एक नाम आता है, जेविसले लाम्बी प्री मैरी, छापाखाना 1739। यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन की खुशी का एक फोटो बनाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि छापाखाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि बहुत कोई अच्छा भी मान रहे थे कि प्रिंटिंग प्रेस का आना अच्छा है। और इसी की मदद से मार्टिन लूथर, इसने प्रोटेस्टेंट धर्म की सुधार की। ये ध्यान रखिएगा, ये ईसाई धर्म 2 पार्ट में बटा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जिसमें मार्टिन लूथर का योगदान बहुत ज्यादा था।
और इसी में देखिए धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की क्रोधी का आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापनाएं लिखी और इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी। और इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। और बाद में लूथर के द्वारा लिखे जाने वाले लेख बहुत ज्यादा छापे और पढ़े जाने लगे और यहीं से प्रोटेस्टेंट धर्म की सुधार हुई, सॉरी, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। किसने किया था? लूथर ने किया था, मार्टिन लूथर। और कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई थी। और ये 5000 प्रति बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण भी निकालना पड़ा। उसके बाद देखिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये लाइन किसने कहा है? लूथर ने कहा है, ध्यान रखिएगा। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। कोई सब कैथोलिक में जो सुधार किया वो प्रोटेस्टेंट। बिल्कुल, धर्म में सुधार के बारे में बात किया गया है। कैथोलिक का से एक कैथोलिक बन गया, एक वो प्रोटेस्टेंट बन गया। जो लूथर मत को मानते थे उनको प्रोटेस्टवादी कहा गया था और जो लूथर मत को नहीं मानते थे वे कैथोलिक हुए थे। अब देखिए एक नाम दिया हुआ है, इंक्विजिशन, धर्म अदालत, विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। इसी को कहा गया है इंक्विजिशन, धर्म अदालत, कि भाई जो धर्म का बात नहीं मानेगा उसको क्या करना है? यहाँ पर ला करके सजा देना है। धर्म विरोधी किसको बोलते हैं? जो धर्म का विरोध करते थे, जैसे कि मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर जैसा व्यक्ति को कहो तो यहाँ पर पकड़ा जाता था। जैसे कि एक नाम आता है, मैनोकियो को 2 बार पकड़ा गया था, उसे मौत की सजा दी गई थी। कहाँ पे? इंक्विजिशन में, जो धर्म का विरोध करते थे। किनको सजा दिया गया? मैनोकियो को। और धर्म के ऐसे पार्ट उस पर उठाए जा रहे वाले सवाल से जब रोमन चर्च परेशान हो गया, तब उसने क्या किया? इन किताब बेचने वालों पर पाबंदी लगा दी। अब 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबियों की सूची रखने लगे। ये नॉर्मल सा होता है, अभी भी हम लोग बोलते हैं ना, अभी भी बहुत सारा साइट ऐसा है जो आप गूगल पे नहीं खोल सकते हैं। तो उस पर क्या किया है? सरकार बैन लगाया है। तो उसी तरह उस टाइम किताब पे बैन लगा हुआ था, खराब किताब नहीं बिक सकता था, लेकिन नुका चुरा करके सब काम होता था। और देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, एडेजेज ने लिखा था, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां यह नहीं पहुंच जाती, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक है, बेकार है, ढेर है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। इसको बेवकूफ लोग पढ़ते हैं, सनसनीखेज खबर बनाते हैं जो कोई काम का नहीं है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। मतलब छपाई का विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत सारे लोगों को पढ़ने का जुनून भी चढ़ गया था, बहुत ज्यादा किताब चाह रहा था बहुत कोई पढ़ने का। इसके अलावा पंचांग वगैरह भी पढ़ा करता था बहुत कोई। पंचांग मतलब ठाकुर पंचांग हो गया, आप लोग देखते ही हैं। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पेशिया किताब बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता था। आप लोग पढ़े ही होंगे, चंपक, चंदा मामा, सरिता, बुक आती है आपकी, गृहलक्ष्मी, गृह शोभा, ये सब बुक का नाम मैं बता रहा हूँ। तो ये सब बुक भी बहुत कोई पढ़ा करता था। तो ये सब किताब बेचने वाले को उस टाइम चैपमैन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और फ्रांस में बिब्लियोथिक बल्लियों का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी जाती थी, नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां आती थी, आप लोग सभी जानते हैं। प्रेम कहानियां लोग ज्यादा चाव से पढ़ते होंगे, उस टाइम भी, अभी भी पढ़ते हैं। अतीत की थोड़ी गाथाएं थी जिनको क्या कहा जाता है? इतिहास भी कहा जाता है। इसके बाद 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शुरू हो गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आइजैक न्यूटन भी अपने वैज्ञानिकों आविष्कार को प्रकाशित करने लगे थे, तो बहुत सारा पाठक वर्ग विज्ञान बोध के बारे में पढ़ने लगा था। थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिक की किताबें भी भारी मात्रा में छापी और पढ़ी जाने लगी। अब बहुत सारे लोगों को लगने लगा था अब निरंकुशतावाद, आतंकी राज सत्ता खत्म होगी और बहुत सारे लोग जो है ज्ञान से परिचित होंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जब इधर से उधर कहीं घूमने के लिए जाते थे तो किताब वगैरह भी लेकर के आते थे, भूत प्रेत की कहानियां, डायन जोगिन की कहानियां, रोमानी कहानियां। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है, अगर जॉन शहर जा रहा है, जॉन किसी आदमी का नाम है, तो उसे हिदायत दी जाती है कि वह पेरीग्रीन पिकल्स एडवेंचर लेकर के आए। और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता था कि वह द हिस्ट्री ऑफ जॉर्ज एंड्रूज लेकर के ही वापस लौटे। ये 2 फेमस किताब के नाम है। लड़कों को पढ़ने के लिए किताब का नाम बताया गया पेरीग्रीन पिकल्स एडवेंचर,
लड़की को पढ़ने के लिए जोजेफ, द हिस्ट्री ऑफ जोजेफ एंड्रूज, कर दीजिए सर। या किया हुआ अंडरलाइन। बहुत ज्यादा अगर हाईलाइट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को कॉपी पे लिखने के लिए। हालांकि आप लोग पीडीएफ से जब चाहे पढ़ सकते हैं इस पे, या किताब है तो आप लोग टिक लगा लीजिए किताब पे। अब देखिए यहाँ पर एक नाम आता है, बहुत सारी चीज छूट जाता है लेकिन यहाँ पर। फ्रांस के एक उपन्यासकार, फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई लुई सेविस्ता मर्सिये ने यह घोषणा की थी कि छापा खाना क्या है आपका दुनिया का प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये पूरा आपका साथ साथ ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन आपसे दे देगा और पूछ देगा इसको किसने कहा था, तो लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने घोषणा की थी, ध्यान रखिएगा। अब मार्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताब पढ़ने से बदल जाते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में उन्होंने बताया था। और मार्सिये ने यह भी कहा था, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम क्या होगा, हिल उठोगे। तो ये सब डायलॉग जितना भी मारा गया है, ये डायलॉग आपको याद करना पड़ेगा किसने ये सारा डायलॉग कहा था। तो मुद्रण संस्कृति के बारे में इन सब चीजों के बारे में बताया गया। और इसके बाद क्या हुआ, वाल्टेयर, रूसो, इन सब जो लिख रहे थे उसके बारे में बहुत सारे लोग पढ़ने लगे थे और दुनिया से क्या करने लगे थे, तर्क करने लगे थे, सवाल करने लगे थे। अब एक वर्ड बार बार आ रहा है, निरंकुशवाद। तो राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कोई कानूनी पाबंदी लगा हो, न ही संवैधानिक, उसको क्या कहा जाता है, निरंकुशवाद कहा जाता है। ध्यान रखिए। किसी सत्ता या सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता तो बिल्कुल। अब देखिए मुद्रण संस्कृति का भी 3 गो तर्क था मेनली। तो मुद्रण संस्कृति में 3 तरह के तर्क आए थे। पहला क्या था, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रकाश हुआ, विचारों का प्रसार हुआ, दूसरा आया था आपका, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। और तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग गया था। मतलब काफी कुछ बदलाव भी आ रहा था इन तर्क वितर्कों के कारण। इसके अलावा बहुत सारा चीज, विचार, प्रोपेगेंडा वगैरह छापा जा रहा था, प्रचार किया जा रहा था, लोग अलग अलग तरीके से सोचने शुरू कर दिए थे। देखो अब बदलाव क्या क्या आ रहा था, लेखन प्रणाली से बहुत सारे राजाओं का भी के बारे में जो खराब चीजें कर रहे थे उनके बारे में लिखा जा रहा था, व्यंग चित्र बनाए जा रहे थे, और किस प्रकार जिंदगी का मजा लेने वाला कुलीन वर्ग गरीबों का शोषण करता है, इन सब बातों में चर्चा भी की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांग भी लगाई, काफी कुछ बदलाव भी हुआ। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। बाल पुस्तक क्या हो गया, जैसे चंपक, चंदा मामा भी हम लोग पढ़ते हैं, परी कथा, लोक कथा, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथा जमा की और उन लोक कथा का संपादन किया गया, और 1812 में उनका एक संकलन भी प्रकाशित किया गया। फिर ऐसा चीज को जो अश्लील लगता था उसको अलग कर दिया गया, अश्लील चीजों को नहीं छापा जाता था। महिलाएं भी पढ़ती थी, पेनी मैगजीन्स या एक पेशिया पत्रिकाएं महिलाओं के लिए होती थी, जिसमें कि सही चाल से चलने और गृहस्थी सिखाने वाले निर्देश दिए जाते थे। अभी भी लड़की और महिलाओं को पढ़ने के लिए गिरी शोभा एक बुक आता है, एक सरिता बुक आता है, जो लड़कियों को पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छी बुक आती है, गिरी शोभा सरिता। और 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उसको बहुत ज्यादा पढ़ने लगी। नॉर्मल सा बात है, अभी उसी को सीरियल बोल देते हैं, या और अब आने वाला पीढ़ी उसको रील्स बोल देता है। तो मशहूर उपन्यासकार में लेखिकाएं अग्रणी थी, जैन ऑस्टिन, ब्रांट बहने, जॉर्ज इलियट, ये सब बहुत ज्यादा पढ़ रही थी। लेखिकाएं भी थी तो लिखने का भी काम करती थी, जैन ऑस्टिन, ब्रांट बहने और जॉर्ज इलियट। अब देखिए पेनी या एक पेशिया मैगजीन का आपका पिक्चर दिखाया गया है कि किस प्रकार बनाया जाता था, और ये उस टाइम में देखने में बहुत अच्छा लगता था। अभी हम लोग को लगता है यार कुछ समझे में नहीं आ रहा है, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था। देखो सिंपल सा भी बोले ना तो एक बदलाव सबका होता है। जब हम मेरे हाथ में सबसे पहली बार फोन आया था, उस टाइम में हम जब फोन में एक वो फोटो डाउनलोड कर लेते थे ना, तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे कि मेरा फोन में फोटो डाउनलोड होता है फलाना आदमी का।
लेकिन आज के ज़माने में एक फ़ोटो क्या मूवी डाउनलोड कर लो तइयो कोई इज़्ज़त नहीं देगा। तो बदलाव काफ़ी ज़्यादा होते आया है धीरे-धीरे। इसके बाद मज़दूर वगैरह भी इसको पढ़ने लगे थे, राजनीतिक पर्चा, आत्मकथा वगैरह भी लिखा जाने लगा था। नई तकनीक का परिष्कार हुआ, बहुत सारे छापेखाने में सुधार लाए गए और छापेखाने में सुधार लाने के कारण क्या हुआ किताबें सस्ती होने लगी और भी ज़्यादा लोग पढ़ने लगे। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इसमें प्रति घंटे 8,000 सीट या ताव छप सकते थे और सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था जिसमें एक साथ 6 रंगों की छपाई मुमकिन थी। पहले कितना होता था? 1 के रंग का, फिर बाद में 6 रंग का। और 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम तेजी से होने लगा। बहुत कुछ बदलाव भी हुआ, प्लाटेन में सुधार हुआ। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, सीलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई थी। कब? इंग्लैंड में 1920 में सस्ती किताबें छापी गई और 1930 में आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, इसलिए उन्होंने सस्ते पेपरबैक छापे या अजिल्द संस्करण छापे, मतलब जो सस्ता हो, ज़्यादा महंगा ना हो। इस बात पर भी ध्यान रखा गया। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, इतना तक आप लोग लिख लीजिएगा, हमको भी थोड़ा-सा कुछ काम है, तो आज यहीं रहने दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।